Hello everyone, good morning. Hopefully you all are doing great. Today I am here to discuss about Transfer Property Act 1882 and the section of today, section 53. Section 53 fraudulent transfer. Fraudulent transfer कब जिसको हम हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो कहा जाता है कपटपूर्वक अंतरण। कपटपूर्वक अंतरण किस प्रॉपर्टी का कपटपूर्वक अंतरण किया जा रहा है, तो हम जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों को मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अभी जो हम डील कर रहे हैं वो कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जो कि रिलेटेड है सेक्शन 38 से लेकर 53A तक। सेक्शन नंबर 38 से लेकर 53A तक जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। किस प्रॉपर्टी के बारे में? इमूवेबल, जो मूवेबल नहीं है उस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डील कर रहे हैं। तो टुडे जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? फ्रॉडलेंट ट्रांसफर। फ्रॉडलेंट ट्रांसफर, फ्रॉडलेंट से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कपटपूर्वक की डेफिनेशन। जिन लोगों ने आईपीसी को पढ़ा हुआ है वहाँ डेफिनेशन वाले पार्ट में कपटपूर्वक की डेफिनेशन दी हुई है, वही डेफिनेशन एज इट इज यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे हम जब स्टार्ट करेंगे फ्रॉडलेंट ट्रांसफर को, तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ। उस स्टोरी में एक्शन में क्या आएगा, उस स्टोरी में ये कहता है कि एक व्यक्ति है जिसने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा। क्या रखा? मॉर्गेज रखा, गिरवी रखा, या आप कह सकते हैं बंधक रखा। ठीक है, अब एक व्यक्ति जिसके पास एक प्रॉपर्टी है उसको उसने गिरवी रखा। गिरवी रखने के साथ उसने क्या करा, देखिए कभी भी किसी चीज़ को गिरवी रखते हैं, बंधक रखते हैं, तो दो तरीके की चीज़ें होती हैं। क्या? एक तो आप उसको सिक्योर डेब्ट के थ्रू कर सकते हो या अनसिक्योर डेब्ट के थ्रू कर सकते हो। अगर आपने उसको सिक्योर डेब्ट के थ्रू करा है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको किसी भी तरीके का पे नहीं करना होगा, वो उस सिक्योर डेब्ट से भी अपना कर सकता है। लेकिन आपने अनसिक्योर डेब्ट के थ्रू करा है तो उसमें क्या होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए टाइम बीइंग, आप जब उसको टाइम उसका निकलता है तो आप उसका पे करेंगे आके, और अपनी प्रॉपर्टी जो आपने वहाँ पे रखी है उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, दो व्यक्ति थे, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी यानी कि मॉर्गेज रखी, किसको रखी? बी के पास रखी। अब क्या होता है, जब उसने बी के पास एक एग्रीमेंट किया और उसने एग्रीमेंट के साथ ही उसने क्या करा, वो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख दिया। अब प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख दी तो एक टाइम पीरियड बना, उस टाइम पीरियड के अंदर उसको वो प्रॉपर्टी का जो पैसे थे, जो प्रॉपर्टी रख के वो पैसे लेके आया था, वो उस प्रॉपर्टी के पैसे देगा और उस प्रॉपर्टी को वापस ले। एक तो ये। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर्टी जब ए ने रखी तो ए की इंटेंशन आप लोग देखेंगे पहले क्या, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि उसने फ्रॉडलेंटली ट्रांसफर करी, और दूसरा कि उसको नीड थी तब उसने ट्रांसफर करी। अब मान लीजिए उसने फ्रॉडलेंटली ट्रांसफर करी यानी कि कपटपूर्वक ट्रांसफर करी कि मैं नहीं लूँगा, या यहाँ पे मान लीजिए कि उसने इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, उस समय क्या हुआ कि उसकी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि वो ट्रांसफर करे, तो फ्रॉडलेंटली ट्रांसफर करे, उसको पैसे की नीड थी तो उसने वो गया और प्रॉपर्टी रखी और पैसे वहाँ से लेकर आ गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब क्या होता है, जब टाइम आता है उस प्रॉपर्टी का, जो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया होता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद आपको प्रॉपर्टी को वापस लेना हो, मेरा पैसा मुझे वापस देना, बी ने जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब क्या होता है यहाँ पे, जब टाइम आता है तो उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो फ्रॉडलेंटली उसका माइंड चलता है, उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना ये प्रॉपर्टी में किसी एक अन्य व्यक्ति यानी सी एक व्यक्ति को ट्रांसफर कर दूँ या उसको सेल कर दूँ, तो उससे जो पैसा आएगा वो मैं लेके बी को दे दूंगा। अब यहाँ पे उसका माइंड चेंज हुआ, पहले उसकी इंटेंशन रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अब उसकी इंटेंशन क्या हुआ? फ्रॉडलेंटली, क्योंकि वो सी को नहीं बताने वाला है कि मेरी प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब क्या होता है यहाँ पे कि वो सी के पास जाता है और सी के पास जाके ये बोलता है कि मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरा एक हाउस है, उसे आप ले लो, और इसके बदले की जो रकम है, जो पैसा है, वो मुझे आप दे दो। अब यहाँ पे सी बेचारा, सी को वही दो बातें, या तो सी को पता है कि फ्रॉडलेंटली वो ट्रांसफर कर रहा है मॉर्गेज रखी प्रॉपर्टी, या सी को नहीं पता है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं बेचारे सी भी बहुत इनोसेंट पर्सन है, उसको भी नहीं पता कि यहाँ पे प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की जा रही है, वो ट्रांसफर जो उसको प्रॉपर्टी जो सेल की जा रही है, वो प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से मॉर्गेज में नहीं है। उसने पूरी जानकारी ली, उसने बोनाफाइडली उसने सद्भावनापूर्वक क्या किया, सद्भावनापूर्वक प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया, उसको प्रॉपर्टी दे दी। अब यहाँ पे क्या होता है, बी जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी, जिसके पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी गई थी, अब वहाँ पे क्या होता है कि वो क्या करता है कि वो यहाँ पे उसके राइट हो जाएंगे वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आएगा,
अब यहाँ पे क्या रहा, उसने प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर दी, अब बी के पास प्रॉपर्टी पहुंची नहीं, बी के पास जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी वो उससे अपनी रकम चुका नहीं पाया और ए ने भी उसको पैसा नहीं दिया। अब यहाँ पे आएगा इक्विटी। अब क्या आएगा यहाँ पे, इक्विटी आएगा। तो जब यहाँ पे इक्विटी आता है तो यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पे इस मेरे जो केस है, मे बी जो मेरा जो केस है उसमें अब क्या होगा, अब सेक्शन 53 डील करेगा। ठीक है, अब सेक्शन 53 यहाँ पे डील करेगा, सेक्शन 53 रोल प्ले करेगा कि क्या होगा। अब आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की लैंग्वेज में समझते हो, वो अब तक की स्टोरी आप लोग अपने माइंड में रिमाइंड रखिएगा क्योंकि वो इससे कनेक्ट होती हुई चलेगी। ठीक है, तो आप सेक्शन 53 में जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है उसको मैंने पार्टली आप लोगों के लिए निकाला है जिससे कि आप लोगों को समझ में आए और मेरी स्टोरी के संग वो कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो अब क्या होता है, मैं यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आई। सेक्शन 53 की लैंग्वेज क्या कहती है वो आप देखिए, एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, करेक्ट करिएगा इसको, एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू डिफीट एंड डिले। क्या, डिफीट एंड डिले। ठीक है, द क्रेडिटर डिफीट एंड डिले द क्रेडिटर। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई भी ऐसा ट्रांसफर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्रेडिटर को डिले करने के लिए और डिफीट करने के लिए किया जाता है तो ऐसा ट्रांसफर क्या कहलाता है, हमारा वॉइडेबल ट्रांसफर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वॉइडेबल। अब जो हमारा वाला जो केस था उसमें क्रेडिटर कौन हुआ, वहां पे बी हुआ ना क्रेडिटर, तो वहां पे अगर बी के साथ अगर ऐसा कोई भी डिफीट या डिले करने के लिए कोई भी ट्रांसफर हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो वो कैसा होगा, वॉइडेबल होगा। तो वॉइडेबल कैसे होगा, अब वो जाके, ये तो है नहीं कि वो जाके डेबिटर के पास जाए और जाके ये बोल दे कि आप ये केस को, इसको जो आपने प्रॉपर्टी को जो ट्रांसफर किया है इसको वॉइडेबल करो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सीपीसी के अंदर इस केस इंस्टीट्यूट करने के लिए। क्या, सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए। आपको याद रखना है सेक्शन 53 में अगर वो जाता है केस को वॉइडेबल कराने के लिए, उस ट्रांसफर को वॉइडेबल कराने के लिए, तो कहाँ जाएगा, सिविल प्रोसीजर में जाएगा। सिविल प्रोसीजर कोर्ट में जाने के बाद वो किस एक्ट और किस सेक्शन और ऑर्डर के साथ डील करेगा, तो ऑर्डर याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि सेक्शन 53 अगर आपसे पूछे थे तो वहां पे अगर आप डाल के आते हो, क्या अगर आप डाल के आते हो, रीड विद सेक्शन 6, रीड विद सेक्शन 6 और रीड विद ऑर्डर 4, रीड विद ऑर्डर 4 और रीड विद सेक्शन 26, सॉरी नॉट दिस 6, रीड विद सेक्शन 26 ऑर्डर 4। अगर आप वहां पे जाके इंस्टीट्यूट करोगे तब आपको कोर्ट क्या कराएगा, यहाँ पे इस केस को, इस जो ट्रांसफर है उसको वॉइडेबल कराएगा, क्योंकि कोर्ट के थ्रू ही तो वॉइडेबल होगा। बाहर जाए कि ये हमारा ये सब चीजें हैं, आप इसको वॉइडेबल करा दीजिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने कागज वगैरह लेके जाए और किसी भी व्यक्ति से करा दिए। आपको कोर्ट में जाके वॉइडेबल कराना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, सीपीसी में जाना पड़ेगा। सीपीसी में कहाँ जाना पड़ेगा, सेक्शन 26 के अंदर, ऑर्डर 4 के अंदर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, सेक्शन 63, सेक्शन 26 और 4। इतनी बात आपको सूट इंस्टीट्यूट हो गए यहाँ पे। अब लेकिन क्या हुआ, अब बी के राइट को यहाँ पे क्या हुआ, इक्विटी आई, उसने क्या करा कि उसके राइट को कोई हनन ना हो, तो इसके लिए उन्होंने इक्विटी ऑफ लॉ यहाँ पे आया। इक्विटी ऑफ लॉ आने के साथ ही क्या हुआ कि यहाँ पे इसने क्या करा, कोर्ट में जाके इसको वॉइडेबल करा दिया। कोर्ट में जाके इसको, इस ट्रांसफर को वॉइड ना करा के वॉइडेबल करा दिया। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। लेकिन बेयर एक्ट के अंदर ही इसके 2 प्रोविसो दिए हुए हैं। वो 2 प्रोविसो क्या है, यानी कि इसके एक्सेप्शन भी यहीं पे दिए हुए हैं। तो वो एक्सेप्शन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। नथिंग इन दिस सब सेक्शन इम्पेयर, यानी कि कुछ भी इम्पेयर नहीं होगा द राइट ऑफ ट्रांसफरी, यानी कि ट्रांसफर के राइट को इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन। मीन्स अगर यहाँ पे उसने कंसिडरेशन के लिए और गुड फेथ में कोई ट्रांसफर किया है, कंसिडरेशन के लिए किसमें किया है, सद्भावना पूर्वक कोई ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पे उसके राइट्स को कहीं भी इम्पेयर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे उसके राइट को गलत नहीं बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी ऑफ लॉ आपने जब भी पढ़ा होगा, वो इक्विटी ऑफ लॉ कैसे चलता है, पैरेलल चलता है। पैरेलल मीन्स कि वो दोनों के ही राइट को इक्वल लेके चलता है। यहाँ पे क्या होगा, अब आपको एक चीज और यहाँ पे डील करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे
मैं वहाँ पे इक्विटी वाले पार्ट को थोड़ा रोक के आप लोगों को एक चीज और यहाँ बता रही हूँ। अगर यहाँ पे बी के राइट को यहाँ पे इम्पेयर किया जा रहा है तो यहाँ पे अगर कोर्ट के सामने आता है बी तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोर्ट के सामने बी जाता है, मान लीजिए अगर कोर्ट के सामने क्रेडिटर जाता है तो क्रेडिटर को ही कोर्ट यहाँ पे कोर्ट शैल नॉट एनी प्रिज्यूम, कोर्ट किसी भी तरीके का प्रिज्यूम नहीं करेगा, कोर्ट शैल नॉट टेक एनी प्रिज्यूम, यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रूफ नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑल्दो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जो व्यक्ति है जिसको ट्रांसफर किया गया है, जिसके राइट्स का हनन हुआ है, वो क्या करेगा, वो कोर्ट में अगर जा रहा है तो उसी को ही प्रूफ करना पड़ेगा। मीन्स बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 101 यहाँ पे डील होगा। सेक्शन 101 के थ्रू उसी को प्रूफ करना होगा कि आपकी ये जो मेरे साथ जो हुआ है वो फ्रॉड हुआ है, इसको उसी को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये फ्रॉड हुआ है तो कैसे हुआ है, एक्चुअल में इसकी एविडेंस कहाँ है, ये आपको ही लाके देने होंगे। अगर वो यहाँ पे लाके दे देता है और कहता है कि गुड फेथ में कंसिडरेशन, गुड फेथ में हुआ था और कंसिडरेशन के साथ हुआ था, मीन्स पैसा दिया गया था, यहाँ पे क्या हुआ था, मीन्स पैसा दिया गया था, ट्रांसफर जो हुआ कंसिडरेशन हुआ है, नॉट कंसिडरेशन एज ए गिफ्ट नहीं है वो। यहाँ पे क्या है, उसने मॉर्गेज रखी, मॉर्गेज में उसने पैसा दिया, तो यहाँ क्या कैसा ट्रांसफर था, कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर था। अगर यहाँ पे कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर है तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, वो क्या करेगा, अब उसके ऊपर आया बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ अगर उसने प्रूफ कर दिया तो 102 के अंदर वो क्या होगा, प्रूफ का ट्रांसफर हो जाएगा, जो सेकंड पार्टी होगी फिर उसे प्रूफ करना होगा। तो हम यहाँ पे और क्या कर लेंगे, हम EVI का सेक्शन 101 एंड 102 को भी यहाँ डील करेंगे। ठीक है, ये बात की आपको समझ में आ गई। अब इसके साथ इन्होंने दूसरा प्रोविसो क्या दिया, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई ना, ये वाला सबसेक्शन समझ में आ गया, इसका सबसेक्शन 1 का जो एक्सेप्शन 1 दिया वो समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक्सेप्शन नंबर 2 की। एक्सेप्शन नंबर 2 कहता है नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल इफेक्ट, क्या, नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल इफेक्ट एनी लॉ, किसी भी लॉ को इफेक्ट नहीं करेगा फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी। अगर ऐसा होता है कि जहाँ पर ये लॉ चल रहा है, फ्रॉडलेंट ट्रांसफर हुआ है, अगर वहाँ पे फ्रॉडलेंट ट्रांसफर के थ्रू क्या होता है कि यहाँ पे फ्रॉडलेंट ट्रांसफर हुआ लेकिन वहाँ पे इंसॉल्वेंसी एक्ट भी चलता है। अब क्या हुआ कि वो व्यक्ति जिसने ट्रांसफर किया था वो इंसॉल्व हो जाता है, इंसॉल्वेंस हो जाता है, तो क्या होता है कि वो जो इंसॉल्वेंस हुआ है ना वो व्यक्ति, तो उसके संग क्या होगा, यहाँ पे ये जो ओवरराइड हो जाएगा, ये इंसॉल्वेंसी एक्ट है ना वो वहाँ पे इंसॉल्वेंट हो जाएगा और जो सेक्शन 53 है वो वहाँ पे डील नहीं करेगा। कौन सा एक्ट डील करेगा, इंसॉल्वेंसी एक्ट वहाँ पे डील करेगा, ये बात भी इसमें बताई गई है। अब बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 2 की। सबसेक्शन नंबर 2 कहता है एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेन, एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विदाउट कंसिडरेशन। क्या वर्ड आ रहा है यहाँ पे, विदाउट कंसिडरेशन, अगर बिना किसी प्रतिफल के है, विद इंटेंट टू डिफ्रॉड सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। अब क्या होता है, जैसे सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी कौन होगा यहाँ पे, जैसे मैंने आपको जो स्टोरी बताई जिसमें 3 व्यक्ति बताए थे, ए जिसने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, किसको की थी, बी को, बी के पास तो उसने मॉर्गेज रखी, फिर उसने इसको फ्रॉड करने के लिए सी के साथ क्या किया, उसने सी को वो प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफर कर दी, यानी कि सेल कर दी। ठीक है, सी को उसने प्रॉपर्टी सेल कर दी। अब जो यहाँ पे होगा, बी तो हमारा क्या हो गया, प्रायर ट्रांसफर हो गया, और सी कौन हो गया, सब्सिक्वेंट ट्रांसफर हो गया। सी कौन हो गया यहाँ पे, सब्सिक्वेंट ट्रांसफर। अब बात इसी की हो रही है, अब बात क्या हो रही है, इसी की हो रही है सबसेक्शन नंबर 2 में। सबसेक्शन नंबर 2 में कह रहा है एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विदाउट कंसिडरेशन, अगर कोई प्रॉपर्टी जिसका ट्रांसफर किया गया है और वो भी कैसे किया है, प्रतिफल में नहीं किया गया, यानी कि एज ए गिफ्ट या कैसे भी दे दी है, विदाउट टू डिफ्रेड सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। और डिफ्रॉड वर्ड आपने सुना होगा, डिफ्रॉड वर्ड, डिफ्रॉड में देखिए 2 चीज आती है, फर्स्ट आता है डिकेट करना और सेकंड आता है इंजरी करना। डिकेट, अगर उसके संग कोई कपट किया गया है, उसके संग धोखा दिया गया है तो वो चीज़ आएगी, और इंजरी, और यहाँ पे इंजरी को बहुत ब्रॉड लैंग्वेज में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इंजरी को क्या बताया गया, ये जो आएगा वो आएगा डॉक्टर, और ये एक केस है, आप इसको याद रखिएगा,
नेम स्किप कर रही हूँ मैं, डॉक्टर उर्मिला, हाँ, डॉक्टर उर्मिला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर 1963। ठीक है, डॉक्टर उर्मिला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1963 का एक केस है। वहाँ पे ये डिफाइन किया गया है कि अगर डिफॉल्ट वर्ड को यहाँ पे एक्चुअली में डिफाइन किया गया। डिफॉल्ट में दो चीज़ इन्होंने इंक्लूड की। फर्स्ट इन्होंने कहा डिकेट करना, डिकेट करना मतलब डिसीट करना, डिसीट करना मतलब कि किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से कपट पूर्वक यानी कि फ्रॉडलेंटली वो ट्रांसफर करना। और डिफॉल्ट में ही सेकंड वर्ड आता है इंजुरी करना। इंजुरी में नॉट ओनली फाइनेंशियल इंजुरी बल्कि यहाँ पे हर तरीके की इंजुरी के बारे में बताया गया है, तो वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन की है। ठीक है, तो जो डिफॉल्ट वाला था उसमें वो अपने आप में एक काफ़ी बड़ा शब्द है जिसमें आपको दो चीज़ों को डील करवाया गया है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इज डिसीट और सेकंड इज इंजरी। ठीक है, चलिए अब इससे हट के थोड़ी बात करते हैं, हम आते हैं अपने एक्ट पे। तो इन्होंने बताया एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन मेड विदाउट, अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है जो कि प्रतिफल के लिए नहीं की गई यानी एज ए गिफ्ट की गई है या फिर ऐसी दे दी गई है उसे, तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि और कैसे की गई है उसको, कि डिफ्रॉड करने के लिए की गई है, यानी कि डिफ्रॉड करने के लिए गई है सब्सिक्वेंट ट्रांसफर की, जो सी वाला है उसके राइट को हरण करने के लिए। तो अब मैंने आपको बताया ना इक्विटी ऑफ लॉ यहाँ पे वर्क करेगा। तो इक्विटी ऑफ लॉ जब यहाँ पे इसके लिए वर्क कर रहा है तो इक्विटी ऑफ लॉ यहाँ पे भी वर्क करेगा। लेकिन एक मैक्सिम होती है, एक मैक्सिम है जिसमें कहा गया है जो पहले उसकी हक को देखा जाएगा, जो बाद में है उसके बाद में हक को देखा जाएगा। मीन्स जो जिसका पहले हक डिप्राइड हो रहा है उस डिप्राइड वाले पहले वाले हक को देखा जाएगा। तो पहले जो वो कार्य किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा, बी के लिए किया जाएगा, बी के बाद वो सी के लिए किया जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो यहाँ पे इसके राइट्स को भी देखा जाएगा, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को भी कोई लॉस नहीं होना चाहिए, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को भी कोई वो नहीं होना, मतलब उसको भी उसके साथ भी कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, इस चीज को भी ध्यान में रखा जाएगा। यही बात करता है सेक्शन 53। सेक्शन 53 यही बात करता है और सेक्शन 53 साथ में ये भी कहता है। ठीक है, तो कोर्ट यहाँ पे क्या होगा, तो सेक्शन 53 ये भी कहता है कि अगर प्रायर वाले ट्रांसफरी को विदाउट कंसीडरेशन और सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है उसको डिफेड करने के लिए, डिफॉल्ट करने के लिए अगर ट्रांसफर किया गया है तो वो ट्रांसफर पहले इसके राइट्स को देखा जाएगा कि ये ट्रांसफर फ्रॉडलेंटली ट्रांसफर है या नहीं है। सेक्शन 53 कहता है यहाँ पे कि अगर इस तरीके का ट्रांसफर किया गया है, अगर यहाँ पे ये बात आती है कि यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे ये वॉइडेबल कराने के लिए गया अपने राइट्स के लिए कि यहाँ पे अगर ट्रांसफर इसने सी को कर दिया तो ये वॉइडेबल कराने के लिए गया। लेकिन कोर्ट कहता है कि अगर कोर्ट यहाँ पे क्या कोर्ट कहता है कि यहाँ पे जो सी है जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है और जो बी है उसको विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया गया था, तो यहाँ के सी के जो राइट्स है उनको भी यहाँ पे वाला हनन नहीं करने दिया जाएगा, उसकी भी राइट्स को देखा जाएगा। अब यहाँ कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया डील करेंगे सेक्शन 101 और 102 को। यहाँ पे अब इसको यानी कि किसको, बी को यहाँ पे सेक्शन 101 के थ्रू जाना पड़ेगा और जब वो प्रूफ कर देता है तो सी को यहाँ पे 102 के थ्रू बर्डन ऑफ लाइज को प्रूफ करना होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो इस तरीके से डील करता है सेक्शन 53। ठीक है, एंड ऑफ द क्लास मैं आप लोगों को यही बताऊंगी जो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो हम करेंगे वो करेंगे कि फ्रॉडलेंट ट्रांसफर किया जाएगा कैसी प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, डिफीट और डिले करने के लिए। अगर वो क्रेडिटर को डिफीट और डिले करने के लिए करे तो क्या होगा, वो ऐसा ट्रांसफर कैसा होगा, वॉइडेबल होगा। प्रॉविजन इसके एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर यहाँ पे गुड फेथ और फॉर द कंसिडरेशन है तो उसके इम्पेयर नहीं करने दिया जाएगा उसके राइट्स को। सेकेंड कहता है कि अगर वो इंसॉल्वेंसी एक्ट वहाँ पे लागू होता है तो इंसॉल्वेंसी एक्ट को वहाँ पे क्या होगा, ओवरराइटिंग कर दी जाएगी और जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का फ्रॉडलेंट ट्रांसफर 53 सेक्शन है वो वहाँ पे डील नहीं करेगा। लेकिन इसका सेक्शन 2 कहता है एवरी ट्रांसफर फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विदाउट कंसिडरेशन, अगर विदाउट कंसिडरेशन उसने फ्रॉडलेंटली ट्रांसफर कर दिया है तो क्या होगा, सी का जो राइट होगा सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी जो होगा उसको उसके साथ डिफ्रॉड हो रहा है तो वो उसके लिए भी कोर्ट में जा सकता है, सेक्शन सीपीसी के थ्रू वहाँ पे जा सकता है। सेक्शन 26 ऑर्डर नंबर 4।
ठीक है, तो यही खत्म करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। होपफुली आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द डे।